Hello, dear student of class 11. Welcome again, yet another class of mathematics. कल हमने रिलेशन के कुछ एक्सरसाइज किए थे इससे पिछले वाले क्लास में। तो अब इसमें कुछ दो तीन क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहां पर नज़र दौड़ाएंगे, उसके बाद हम फंक्शन पर जाएंगे। ठीक है, सो डायरेक्टली वी गो ऑन ए ब्लैंक शीट। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर, डिफाइन इट बाय। आपको एक रिलेशन है आर जो कि डिफाइन इट है कुछ इस तरीके से, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इसका ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट x है और दूसरा एलिमेंट जो है वो x प्लस 5 है। ठीक, सच दैट अब x जो है वो बिलोंग करता है, x का वैल्यू जो है आपको उठाना है इस सेट से 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको इस रिलेशन का डोमेन और रेंज मालूम करना है। तो फिर हम r को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। राइटिंग r इन रोस्टर फॉर्म वी गेट what are the possible values of x? Possible values of x are 0 1 2 3 4 and 5. When x is equal to 0, then we get the other ordered pair is 0 plus 5, and that is 5. So one of the ordered pair is 0 5. Similarly, if we take the value of x as 1, then we get 1 plus 5, which is equal to 6, and so on. 2 7 3 8 4 9 and 5 10. This is the roster form of this relation, and we see that domain of R is, R का जो डोमेन जो है वो है the set of all the first elements of the ordered pair, that is 0 1 2 3 4 and 5. What is the range? Range of R is the set of all the second elements of each ordered pair, 5 6 7 8 9 10. 5 6 7 8 9 एंड 10. सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द रिलेशन। आपको ये रिलेशन लिखना है आर एक्स एंड एक्स क्यूब। तो जो रिलेशन आर के जो एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सच दैट x पर जो कंडीशन होगा x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे, पर इन्होंने कंडीशन रखा है लेस देन 10, लेस देन 10। तो ये रहा आपका रिलेशन। आपको कहा है इन रोस्टर फॉर्म, आप इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखे। तो हम आर को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इस तरह। अब जो ऑर्डर्ड पेयर में जो x का वैल्यू उठाना है, उन्होंने कंडीशन रखा है x एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक, और साथ में कहा है 10 से छोटे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 जो हमारे पास है वो है 2 3 5 एंड 7. These are the only prime numbers which are less than 10. So if we take x is equal to 2, we get the other number of the ordered pair is 2 cube, that is 8. दूसरा प्राइम नंबर 3 उठा सकते हैं, तो ये 27 निकाल के देगा y। तीसरा जो है मैं यहाँ पर 5 उठाऊंगा तो ये 125 निकाल के देगा। एंड लास्टली if we take x is equal to 7, we get x cube is equal to something 343, I think, yes 343। तो ये रहा इसका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, साथ में इसका
हाँ, डोमेन रेंज नहीं कहा है, फिर भी आप देखिए इसका डोमेन होगा 2, 3, 5 एंड 7, इसका रेंज होगा 8, 27, 125 एंड 343. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 इज लेट ए जो है एक सेट दिया है ए और इसके एलिमेंट्स दिए हैं x कॉमा वाई कॉमा जेड, 3 एलिमेंट्स है इसमें. दूसरा सेट दिया है बी और इसके एलिमेंट्स दिए हैं 1, 2, 2 एलिमेंट है इसके अंदर. फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. आपको कहते हैं अगर आप ए और से बी पर रिलेशन डिफाइन करेंगे तो आप कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं. तो हमने कहा था रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स होते हैं उनको हम रिलेशन कहते हैं. तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कितने रिलेशन बना सकते हैं, तो उतने रिलेशन हम बना पाएंगे जितना ए क्रॉस बी के सबसेट्स बनेंगे. अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, वो होगा नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बी. तो ये तो बराबर हो गया, नंबर ऑफ ए 3 है और नंबर ऑफ बी 2 है और ये हो गया 6. तो इसका मतलब जब हम ए क्रॉस बी लिखेंगे यहाँ पर x1, x2, y1, y2, z1, z2, तो वहाँ पर टोटल 6 एलिमेंट्स आएंगे. और अगर एक सेट के अंदर एक सेट है आपके पास ए और इसके अंदर अगर आपको n एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो कितने सबसेट्स होते हैं इसके, 2n सबसेट्स होते हैं. तो अब ए क्रॉस बी यहाँ पर एक सेट है जिसके अंदर 6 एलिमेंट है. नंबर ऑफ सबसेट्स of A cross B is equal to 2 raised to power n, that is n is equal to 6, 2 raised to power 6 and this is 64. तो इसका मतलब A क्रॉस B के 64 जो है सबसेट बनेंगे और हर एक सबसेट को हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन कहते हैं. तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस. तो ए और बी पर अगर आप रिलेशन डिफाइन करने बैठे तो वो होगा 64 रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं. इस 64 में 2 रिलेशन आपको पहले से ही पता होता है, दैट इज द एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, और दूसरा द सेट इटसेल्फ, जो ए क्रॉस बी खुद होता है वो खुद का सबसेट होता है, तो वो भी एक रिलेशन डिफाइन होगा. तो इन दो के अलावा बाकी और 62 रिलेशंस आप ए और बी पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर ये खत्म होता है इमेजिन इंटीजर. जो सिंपल सा कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो आप खुद करेंगे, ठीक. उसके बाद हम आएंगे और एक शीट उठाएंगे हम यहाँ पर. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉल इट फंक्शंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शंस. अब ये जो फंक्शन जो है, आप नया चीज़ है मैथमेटिक्स में, आप नए पढ़ रहे हैं फंक्शन, लेकिन फेमिलियर आप पहले से ही हैं. इसको आपने डिफाइन नहीं किया था, इसके प्रॉपर्टीज, इसके टाइप्स नहीं पढ़े थे, लेकिन इसके साथ काम आप लोगों ने पहले भी किया है. जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखूंगा इन 2 वेरिएबल्स में. तो आप कहेंगे ये तो हमने करके आया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने करके आया और ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए थे. तो एक्चुअल में आप वहाँ पर जब आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करते थे तो आप इस टाइप का एक वैल्यूज के लिए डब्बा बनाते थे यहाँ से इस तरह, ठीक है, और यहाँ से x लिखते थे, यहाँ से y लिखते थे. x का वैल्यू आप 1 देते तो आपको y 6 मिलता था, x का वैल्यू 2 देने से आपको 7 मिलता था, और x का वैल्यू अगर आप 3 रखते तो आपको 8 वैल्यू मिलते. फिर आप इसके ग्राफ प्लॉट करते थे, ठीक है. तो दिस इज नथिंग, वहाँ पर एक्चुअल में आप फंक्शन के साथ डील कर रहे थे, इसी को ही फंक्शन कहते हैं. आप इसके साथ डील कर रहे थे, लेकिन एज ए फंक्शन नहीं, बल्कि आप एक सेपरेट टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वगैरह करके आप इसको पढ़ रहे थे, ठीक है. तो अब यहाँ पर हम फॉर्मल डिफिनीशन लिखेंगे, भाई फंक्शन क्या होता है. और सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाना चाहूँ तो आपने अभी अभी कहा कि एक सेट ए होता है, दूसरा अगर सेट बी है, तो आप इनका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं जिसको ए क्रॉस बी कहते हैं,
ठीक है। इस ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होते हैं इनको आपने रिलेशन का नाम दिया था। ठीक है। अब इन्हीं रिलेशंस में से होता तो ये फंक्शन रिलेशन ही होता है। इस रिलेशन में अगर एक प्रॉपर्टी पाया जाए तब हम उस रिलेशन को फंक्शन का नाम देते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? हमें पता है कि जो रिलेशंस होते हैं इसके जो एलिमेंट्स होते हैं लिखते वक्त वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखते हैं। ठीक है। तो रिलेशंस में इस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, ऐसे बनते हैं। तो इस रिलेशन पर अगर आप सिंपल डिफिनीशन इसका जानना चाहें, सिंपल मतलब फंक्शन का मालूम करना चाहें, तो ये ख्याल रखिएगा जब भी आप कोई रिलेशन लिखेंगे, अगर उस रिलेशन में जो पहला एलिमेंट होता है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का अगर जो पहला एलिमेंट जो होता है अगर वो किसी और जगह नहीं आता है, पहला एलिमेंट, मैं दूसरे की जिक्र ही नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, पहला एलिमेंट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में सिर्फ एक बार आया है और दूसरी बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो सारे रिलेशन जो है वो फंक्शंस होते हैं। वो सारे रिलेशन जो है क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। उनको हम फंक्शन पढ़ते हैं, नया नाम रखते हैं फंक्शन। रिलेशन में क्या होता है? अगर आपने यहाँ पर 1 लिखा और 1 6 लिखा तो ये यहाँ पर 1 जो आया है वो किसी और जगह भी आ सकता है, तो किसी और जगह भी रिपीट हो सकता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन ये बन सकता है कि फंक्शन क्या होता है, तो ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स, किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर में हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट सेम उनका कभी भी नहीं हो सकता है, तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन। ये तो सिंपल सा डेफिनेशन हो गया फंक्शन का। ठीक है। हम मैथमेटिकल डिफिनीशन यहाँ पर एक्चुअल डिफिनीशन भी लिखेंगे, लेकिन ये थोड़ा बहुत समझाने के लिए कि रिलेशन और फंक्शन में क्या फ़र्क है। तो इसका यहाँ पर आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं, एवरी फंक्शन इज आल्सो ए रिलेशन। जितने भी फंक्शन होते हैं वो रिलेशन ही होते हैं। बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन कन्वर्स हमेशा सही नहीं। कन्वर्स का मतलब एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। हर एक फंक्शन रिलेशन तो होता है बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, हर कोई रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। तो ये चंद बातें थी, आप ख्याल रखेंगे इसका। ठीक है। हमने डिस्कस किया क्या? फंक्शन का एक सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस किया, लेकिन ये डेफिनेशन चलेगा नहीं अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो इस टाइप का डेफिनेशन वो थोड़ा बहुत अजीब सा लगेगा। हम एक्चुअल मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो वो क्या लिखेंगे? तो फंक्शन क्या होता है, अब हम यहाँ पर एक डिफिनीशन लिखना चाहते हैं फंक्शन का। लेट मी रैप इट। तो फंक्शन क्या होता है? होता तो ये रिलेशन ही है। ए रिलेशन और रिलेशन और अब हम रिलेशन को यहाँ पर एक नाम, इसका आर से नहीं बल्कि एफ से डिनोट करना चाहते हैं। उस रिलेशन का नाम हम आर लिखते थे अमूमन, तो अब हम एफ लिखेंगे। रिलेशन एफ किसी दो सेट के ऊपर होता है। फ्रॉम ए सेट ए, रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू another set B, another set B is called a function, is called a function। एक रिलेशन F किसी सेट A से दूसरे सेट B पर हम इसको फंक्शन कहते हैं। कब? इफ every element, every element of set A के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद है ऑफसेट है, हैज one and only one, one and only one
वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो ये डिफिनीशन होता है फंक्शन का। ये क्या कहता है, किसी रिलेशन को, उस रिलेशन का नाम एफ रखा, एक सेट ए से दूसरे सेट बी पर हम उसको फंक्शन कहते हैं, उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं अगर ए में जितने भी एलिमेंट मौजूद है, यहां पर ये पॉइंट भी जरूरी है, ये वाला, ये ईवरी, जितने भी एलिमेंट ए में मौजूद है उनका दूसरे सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, दो इमेज नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये हो गया, देखिए ना, अगर ये आपका सेट ए है और ये आपका दूसरा सेट बी है यहाँ पर, ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, इन दोनों में आपस में एक रिलेशन है, उस रिलेशन का नाम हमने एफ रखा। तो कहते हैं यहाँ पर जो जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, जितने भी एलिमेंट मौजूद है ए के अंदर, इनका एक प्री इमेज होना चाहिए, एक एलिमेंट का डोमेन के एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। एक ही एलिमेंट के, डोमेन के एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह, ये इस टाइप का ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है फंक्शन में, दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो आपको ख्याल रखना होगा कि जितने भी एलिमेंट ए में मौजूद है, जितने भी एलिमेंट ए में मौजूद है, ठीक है, उनका सिर्फ एक ही इमेज मिलना चाहिए बी में। जैसे कि ये यहां से गया तो ये यहां जाएगा, ये एलिमेंट तीसरा है, ये यहां जा सकता है, ठीक है। यहां से दो लाइन कभी नहीं निकलेगा, ये ख्याल रखना जब भी आप डायग्राम बनाएंगे। एक के सेट में से किसी भी एलिमेंट से दो लाइन कभी नहीं निकलेंगे, वहां से सिर्फ सिंगल। यहां पर हो सकते हैं, एक ही एलिमेंट के ऊपर बहुत सारे लाइन आ सकते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर एक ही एलिमेंट मौजूद है, यहाँ पर पांच एलिमेंट मौजूद, सॉरी, यहाँ पर पांच एलिमेंट, तीन एलिमेंट, जो चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट मौजूद है, और यहाँ पर दो तीन ही है। तो ये भी यहाँ जा सकता है, ये एलिमेंट भी इसी के साथ रिलेट हो सकता है, ये भी एलिमेंट इसी के साथ रिलेट हो सकता है, ये एलिमेंट भी इसी के साथ रिलेट हो सकता है। कहने का मतलब ये है, जब आप डायग्रामेटिकली इसको दिखाना चाहें फंक्शन को, तो डोमेन के, इस वाले सेट को डोमेन कहा था ना, डोमेन के किसी भी एलिमेंट पर दो लाइन कभी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। जब आप इसका ऑर्डर पेयर लिखेंगे ना, 1 2 3, अगर ये है नंबर है तो इस तरह 1 5 2 5 3 5 6 5, इस टाइप के आएंगे, इस तरह कभी नहीं आएगा 1 6 1 7 1 2 1 5, इस टाइप का नहीं आएंगे, ठीक है। तो है तो रिलेशन ही, इसको फंक्शन कहेंगे अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एंड वन इमेज इन बी। यहां पर से जो एलिमेंट मिलता है ना, इनको और एक नाम इमेज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी से यहाँ के जो एलिमेंट है इसको हम प्री इमेज भी कहते हैं, किसी किसी किताब में इमेज, प्री इमेज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जो है ज्यादातर डोमेन रेंज कहकर इसको पुकारते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ लिया तो आपने समझो आधा मैथमेटिक्स समझ लिया। ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया, किसी भी फंक्शंस के कुछ टाइप्स और उनके ग्राफ्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक बुक है, अरिहंत पब्लिकेशंस का एक बुक है, उसको आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगवा भी सकते हैं। प्ले विथ ग्राफ्स उसका नाम है, प्ले विथ ग्राफ्स। अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़ा आगे पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा बुक है, प्ले विथ ग्राफ्स, अरिहंत पब्लिकेशंस का। आप वो मंगवा के वहां पर देख सकते हैं, आपको डोमेन, रेंज, ग्राफ के सब कुछ पता चल जाएगा किसी भी फंक्शन के बारे में। तो इसमें इस टाइप में हम सबसे पहला जो फंक्शन लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड इट ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो मैं पूरा डिफिनीशन तो यहाँ पर नहीं लिखूंगा। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है जिसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है, ठीक।
x के किसी भी वैल्यू के लिए जो आपको दूसरा वैल्यू y मिलता है ना, ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा, वो हमेशा सेम रहेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसे पता करेंगे? जो आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, ये x कॉमा वाई, ठीक है, इसका x का वैल्यू तो चेंज होगा, ये तो अलग अलग आएंगे, लेकिन जो y का वैल्यू जो है वो फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई नंबर रहेगा, ठीक। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये एक ऐसे टाइप के फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसका यहीं पर पहले हम डिस्कस करेंगे, तो आप ज़रा सोच के बताइए डोमेन इसका क्या हो सकता है। डोमेन इस फंक्शन का, कांस्टेंट फंक्शन का, तो डोमेन क्या होता है? डोमेन वो सारे नंबर्स होते हैं जो हम x की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x की जगह पर जो रख सकते हैं उनको डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन में आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो उसको तो मैथमेटिक्स में रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होगा। अब उसके बाद इसका रेंज जो आएगा, ठीक है, इसका रेंज जो है वो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही आएगा, ठीक है। तो उसको तो हम कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कांस्टेंट, और वो के से डिनोट किया था हमने। अब जरा इसका ग्राफ भी बनाना चाहते हैं, तो ग्राफ कैसे आएगा कांस्टेंट फंक्शन का? ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये रहा आपका ओरिजिन, यहाँ से पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ से नेगेटिव नंबर्स, एक्स का वैल्यू जो है इस लाइन पर लेना है और वाई का वैल्यू जो रेंज आता है वो यहाँ से लेना है। तो मेरा जो फंक्शन कहता है एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन वाई का वैल्यू फिक्स्ड रहेगा, तो इसका ग्राफ जो है हमेशा एक लाइन आएगा। चलो यहाँ पर उठाते हैं वो कांस्टेंट, तो कहते हैं इसका ग्राफ जो है एक लाइन आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये ग्राफ जो है, ये यहाँ पर जो लाइन आया है, ये ग्राफ है किसका? कांस्टेंट फंक्शन का। एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो ये वैल्यू के रखेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए इस लाइन पर आप यहाँ से यहाँ तक कहीं भी चले जाइए, x का वैल्यू चेंज होगा लेकिन y का वैल्यू जो है हमेशा सेम रहेगा। इस पॉइंट पर अगर आप और टाइम भी रहना चाहते तो ये पॉइंट आप 1 3 बोल सकते हैं, ये पॉइंट 3 पर है, यहाँ पर 1 2 और 3। ये पॉइंट जो है वो 2 3 है, ये पॉइंट जो है वो 3 3 है, हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट जो है 4 3 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -1 3 होगा, यहाँ पर -2 3 होगा, यहाँ पर -3 3 होगा। तो आप इस लाइन के ऊपर देखिए, जो भी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है यहाँ पर, तो हर एक पॉइंट में ये आपका x वाला वैल्यू तो चेंज हो जाएगा लेकिन जो y वाला वैल्यू जो है वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये ग्राफ है किसका? कांस्टेंट फंक्शन का। डोमेन इज रियल नंबर, रेंज जो है वो कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। सेकंड जो मेरे पास जो इस फंक्शन के टाइप्स निकल के आते हैं वो है कांस्टेंट फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है हमारे पास, सॉरी, आइडेंटिटी फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या होगा इसका? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x का जो भी वैल्यू रखेंगे तो जो y का वैल्यू आएगा या दूसरा जो ऑर्डर पेयर है वो वही नंबर आएगा। इस टाइप के फंक्शन को आप कहते हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इसके जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो कुछ इस टाइप के बनेंगे, 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन, इस टाइप के, ठीक है, सो ऑन। मैं सिर्फ नेचुरल नंबर के एग्जांपल ले रहा हूँ, आप यहाँ पर कोई भी रियल नंबर भी हो सकते हैं, √2 इस टाइप के, 1/3 इस टाइप का फंक्शन जो बनेगा उसको कहते हैं कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। क्या है? तो ज़रा इसके डोमेन पर अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर भी है कि आप कुछ भी रख सकते हैं x की जगह पर, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो दैट मीन्स इट इज रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। और दूसरा वही वैल्यू वापस आता है तो ये भी रियल नंबर ही होगा, तो इसका रेंज भी आएगा रियल नंबर। अगर आप इसके ग्राफ के बारे में जिक्र करना चाहें
तो इसका जो ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन वो ओरिजिन से पास होते होते इस तरह ओरिजिन से पास होगा और इस तरह चला जाएगा। ये लाइन, इस लाइन के ऊपर ये ओरिजिन है आपका, किसी भी जगह आप वो पॉइंट उठाइए वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा उस पॉइंट का। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। डोमेन भी रियल नंबर है और इसका रेंज भी रियल नंबर है। ठीक है, अब हम और एक शीट उठाएंगे। नेक्स्ट जो मेरा फंक्शन जो होगा पोलिनोमियल फंक्शन, ये समझाने की जरूरत नहीं। अगर कोई पोलिनोमियल की शक्ल का होगा आपको पता होगा, पोलिनोमियल जो है a0 प्लस a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस ऑन, इस टाइप का इसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन इस टाइप में लिखा हुआ है, पोलिनोमियल टाइप में लिखा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं एग्जांपल ही दूंगा इसका, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। उसके बाद रेशनल फंक्शन, ये भी मैं नहीं समझाऊंगा आपको। रेशनल फंक्शन नाम से ही जाहिर है क्या होगा, ऊपर भी एक फंक्शन होगा नीचे भी एक फंक्शन होगा। एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स की शक्ल के फंक्शन को रेशनल फंक्शन कहते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है, आपका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको भी जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हम उनके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेरे पास आता है फंक्शन, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, और वो है थर्ड पार्ट हम लिखेंगे इसका, इंपॉर्टेंट वन ही करेंगे हम, मॉडुलस फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडुलस फंक्शन। इस फंक्शन का और एक नाम भी है, इसको हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसका और एक नाम भी है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो ये क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं, लिखते हैं इस तरह, मॉड ऑफ एक्स, इस तरह इसको मॉड बोलते हैं। ये जो दो लाइन मैंने बाहर से खींचे ना, इसको मॉड कहते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये क्या फंक्शन होता है, ये होता है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स सच दैट जब हम इसका वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू जीरो उठाते हैं, एक्स का जो वैल्यू जो है, अगर हम जीरो से बड़ा या जीरो कोई नंबर, जीरो या जीरो से बड़ा कोई नंबर उठाते हैं, तो कहते हैं कि ये यही एक्स वापस आता है। लेकिन ये माइनस टाइम्स एक्स हो जाता है जब हम एक्स का वैल्यू जो है कोई नेगेटिव नंबर उठाते हैं, लेस देन जीरो। फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा बहुत समझाना चाहूंगा। ये जो डिफिनीशन यहाँ पर लिखा, ये मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन है। ये क्या कहता है कि अगर आप x का वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर उठाते हैं, जैसे कि मॉड ऑफ 5, तो कहते हैं कि ये x ही वापस आता है, यानी 5 ही वापस आता है। और साथ में कहता है अगर आप इसका वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर उठाते हैं, x का वैल्यू -3 उठाया, तो ये कहते हैं कि ये माइनस टाइम्स x हो जाता है, माइनस इंटू एक्स। एक्स तो -3 उठाया था मैंने, माइनस इंटू -3, तो ये हो गया अगेन +3। ठीक है, तो याद रखिएगा, मॉड ऑफ माइनस के जो है वो प्लस के होता है, और मॉड ऑफ प्लस के जो है वो प्लस के ही होता है। तो ये कभी भी नेगेटिव नंबर जनरेट नहीं करता है। तो यहाँ से एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जो फंक्शन जो है वो एज ए मशीन आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, ये एक मशीन की तरह ही होता है कि इसके अंदर कुछ डाला जाता है, दैट इज कॉल्ड इट इनपुट। यहाँ पर ये एक फंक्शन है, तो इसके अंदर कुछ डाला जाता है, दैट इज कॉल्ड इट इनपुट, और कुछ बाहर निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड इट आउटपुट। ठीक है, अब ये जो मॉडुलस फंक्शन, अगर ये मेरा मशीन जो है वो मॉड वाला मशीन है, मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस मशीन है, तो ये क्या करता है, यहाँ से आप जो भी नंबर इसके अंदर डालना चाहें डाल सकते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन कहते हैं जो बाहर निकाल के देगा वो पॉजिटिव ही निकाल के देगा, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, यानी यहाँ पर मॉड ऑफ जीरो जो है वो जीरो ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो फंक्शन जो है एज ए मशीन ही काम करता है, तो इस फंक्शन को कहते हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका डोमेन के बारे में अगर जिक्र करना चाहूँ,
मॉडुलस फंक्शन के, तो डोमेन साफ जाहिर है x की जगह पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, दैट मीन्स रियल नंबर, रियल नंबर। और इसका जो रेंज जो आता है वो आता है 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक। पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, तो ये सब निकल के आता है, बाहर आता है, वैल्यू देता है। जब आप इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहें हम, क्योंकि हम ग्राफ भी साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं इनका, तो यहां पर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो जब हम इसका ग्राफ उठाते हैं तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। देखिए, x का वैल्यू तो रियल नंबर हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक तो इसका डोमेन हो गया, और जो रेंज आता है वो नेगेटिव कभी नहीं, वो नेगेटिव कहाँ है, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव नंबर से, तो यहां तो इसका ग्राफ पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो नेगेटिव नंबर निकाल के ही नहीं देता। तो क्या होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो यहां से जीरो पर जीरो, और आगे यहां से इस तरह जाएगा इन्फिनिटी तक, और यहां से इस तरह जाएगा ये भी इन्फिनिटी तक। तो ये वी शेप का कुछ बन गया है, आप याद रखिएगा। ये ग्राफ जो है y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, इसका डोमेन रियल नंबर है, और इसका रेंज जो है वो 0 से लेकर इंफिनिटी तक है। y एक्सिस को ग्राफ, जितना हिस्सा ग्राफ जो है y एक्सिस को कवर करता है वो रेंज होता है, जितना हिस्सा x एक्सिस को ग्राफ कवर करता है वो इसका डोमेन कहलाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट हम एक ब्लैंक शीट पर, नेक्स्ट जो फंक्शन होगा मेरे पास उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कर देंगे, दैट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ठीक है। 12th क्लास में इसके एक दो क्वेश्चंस भी हैं। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा मशीन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या काम करता है ये मशीन, ये फंक्शन, कि अगर आप x का वैल्यू पॉजिटिव नंबर उठाते हैं तो ये इसको 1 बना के निकाल देता है। अगर आप x का वैल्यू 0 देते हैं तो इसको 0 ही रखते हैं, और अगर x का वैल्यू आप लेस देन 0 उठाते हैं तो ये यहाँ पर -1 बना के वापस छोड़ते हैं आपको, ठीक है। इस फंक्शन को कहते हैं सिग्नम फंक्शन। इसका प्रॉपर जो डिफिनीशन जो है वो इस टाइप का होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, या एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स भी आप लिख सकते हैं। एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये रहा आपका मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, सॉरी सिग्नम फंक्शन। आप देखिए ना, यहाँ पर x का वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं होगा तो आप सारे वैल्यू जो है यहाँ से निकालेंगे एफ एक्स का। जब x का वैल्यू आप 0 देंगे तब तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू 0 ही उठाना है। तो आपको इसका जो डोमेन जो लिखना है, अब इसका डोमेन लिखना है तो आप डोमेन बता सकते हैं, x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्लूडिंग जीरो, तो सारे नंबर हो गए, दैट मीन्स रियल नंबर। सिग्नम फंक्शन का डोमेन जो है वो रियल नंबर होता है। अगर आप इसका रेंज लिखना चाहेंगे तो रेंज मुझे लगता है सिर्फ ये 3 ही है। ग्रेटर देन 0 पर ये हमेशा 1 निकालेगा, बराबर 0 पर ये हमेशा 0 निकालेगा, और लेस देन 0 पर नेगेटिव नंबर्स पर ये हमेशा -1 जनरेट करेगा। तो सिर्फ 3 नंबर ही इसके रेंज में आएंगे, -1, 0 और +1, यही इसका रेंज भी है, ये डोमेन और रेंज। अगर आप इसके ग्राफ के बारे में जिक्र करना चाहें तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का बनेगा। जब आप x का वैल्यू 0 उठाते हैं तो ये तो 0 ही निकाल के देता है, फिर 0 से बड़ा जो भी नंबर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं ये इसको 1 बनाता है। क्या बनाता है, 1। चल अगर यहाँ पर 1 है तो ये इस टाइप का आएगा, ठीक है। और 0 से छोटा जितने भी नंबर उठाएंगे वहां पर ये -1 निकाल के देता है, तो ये इस टाइप का आएगा। एक्स एक्सिस का कितना हिस्सा कवर हो गया इस ग्राफ की वजह से, पूरा एक्स एक्सिस कवर हो गया, तो इसका डोमेन रियल नंबर हो गया। रेंज जो है वाई एक्सिस का कितना हिस्सा कवर हो गया, 1 कवर हो गया, 0 कवर हो गया, और
-1 कवर हो गया, ये -1, ये +1 और ये 0, ये तीनों नंबर कवर हो गए, तो इसका रेंज है -1, 0 और +1। ठीक है, तो ये रहा सिग्नम फंक्शन। एंड लास्ट एंड फाइनली we have yet another important function, that is greatest integer function. Greatest integer function, a very important one. तो इसको डिनोट करते हैं f of x इज इक्वल टू इस ब्रैकेट के, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर, ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, बाद में थोड़ा आगे जाकर आगे क्लासों में हम इसको दो टाइप्स में पढ़ते हैं, एक को हम फ्लोर फंक्शन कहते हैं और दूसरे को हम सीलिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो दो टाइप में पढ़ लेते हैं अलग अलग करके, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, आगे जाकर वो पढ़ेंगे बड़े क्लासों में, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जिक्र करेंगे। तो ये क्या होता है, ये वो मशीन होता है, ये वो फंक्शन होता है जो हर एक रियल नंबर को, हर एक रियल नंबर को, नॉन इंटीग्रल रियल नंबर को उसके नियरेस्ट इंटीजर बना के देता है, और वो भी लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला नहीं, लेफ्ट साइड वाला इंटीजर बनाता है हर एक नॉन इंटीग्रल वैल्यूज को, और जो इंटीजर है वहां पर इसका वैल्यू इंटीजर ही आता है। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आप इसमें x का वैल्यू 1 उठाएंगे, 1 इज एन इंटीजर, 1 तो एक इंटीजर है, तो कहते हैं कि अगर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेंगे तो इंटीजर पर तो ये इंटीजर ही निकाल के देता है, 1 ही निकाल के देगा। सिमिलरली अगर आप f ऑफ 2 उठाएंगे तो यहाँ पर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 2 ही आएगा। अगर आप इसका वैल्यू 3 उठाएंगे, कोई इंटीजर, तो कहते हैं इसका वैल्यू 3 ही आएगा, तो इस टाइप का। लेकिन इसके अलावा कहते हैं नॉन इंटीग्रल रियल नंबर, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पर, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज क्या हो गए, आप यहाँ पर 1 के बाद 1.1 भी एक वैल्यू दे सकते हैं, 1.2 भी दे सकते हैं, 1.3 भी दे सकते हैं, 1.4, इन्फानाइट वैल्यू होंगे 1 और 2 के बीच में, इन देयर आर इन्फानाइट नंबर्स, 1.5, 1.6, 1.27, 1.28, वट एवर इट इज, जितने भी बाकी रियल नंबर है, कहते हैं ये हमेशा इसको लेफ्ट साइड वाले इंटीजर पर ले जाएगा। ये ख्याल रखना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो जितने भी वैल्यू यहाँ है ना इनके बीच में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, इन सारे वैल्यूज को ये 1 बनाएगा। क्या बनाएगा, 1 1 1 1 1। अब उसके बाद जब आप 2 के वाले वैल्यू देंगे, 2.1, 2.3, 2.5 इस टाइप के वैल्यू देंगे, तो ये इसको हमेशा लेफ्ट साइड वाला वैल्यू इंटीजर बनाएगा, 2 बनाएगा। इस फंक्शन को, इस मशीन को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसका डोमेन लिखना चाहें तो क्या क्या हो सकता है इसका डोमेन, इसका डोमेन होगा सारे रियल नंबर, क्योंकि हमने कहा x की जगह पर हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो इसका डोमेन होगा रियल नंबर। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी रेंज की बात करते हैं, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है इसका रेंज। हमने देखा इसके रेंज में कोई डेसिमल नंबर या अंडर रूट वाले नंबर, तो पी वाई क्यू वाले नंबर तो आते हैं, सिर्फ इंटीजर ही आते हैं, तो इसका जो रेंज जो होगा वो इंटीजर ही होगा। ठीक है, ये ख्याल रखने वाले। अगर हम इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, हम एक ब्लैंक शीट ढूंढेंगे यहाँ पर, इसका ग्राफ जो बनेगा वो बहुत देखने वाली बात होगी। सॉरी, यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो गया, नो प्रॉब्लम। ये एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन है 0, फिर यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 3, यहाँ कहीं 4, और यहाँ से -1 वाले। ठीक है, -1, -2, -3 वगैरह वगैरह, और यहाँ ऊपर से +1, +2, +3, +4, +5 वगैरह होंगे। ठीक है, जब हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो जब x का वैल्यू 0 उठाते हैं तो वो 0 ही होता है, जब 0.1 उठाते हैं तो वो भी 0 आता है, 0.20, 0.30, तो ये तो इस तरह चलता जाता है, ये बिल्कुल यही लाइन आता है यहाँ तक। ठीक है, 1 को टच नहीं करेगा,
1 पर ये एक ओपन सर्कल की तरह बैठेगा 1 के ऊपर, लेकिन जब 1 का वैल्यू देते हैं तो ये 1 ही आता है यहाँ पर। सॉरी, ये लाइन गलत खींचा मैंने यहाँ से। तो जब x का वैल्यू 1 उठाते हैं तो ये 1 निकाल के देगा इस टाइप का, और ये बाकी चलता जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये 2 के नज़दीक जाएगा यहाँ पर। फिर जब 2 वैल्यू देते हैं तो ये 2 ही आएगा यहाँ पर, 2। उसके बाद ये आगे चला जाएगा इस तरह 3 तक। उसके बाद 3 का वैल्यू देते हैं तो ये 3 निकाल के देगा हमें। फिर बाकी 3 और 4 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं वहाँ पर इसका वैल्यू 3 ही रहता है, तो ये एक लाइन आएगा कांस्टेंट फंक्शन की तरह, एक लाइन सी इस तरह। 4 पर इसका वैल्यू 4 ही आएगा, और बाकी 4 से 5 के बीच में इसका वैल्यू सेम रहेंगे। तो अब देखिए ना, ये क्या बन गया यहाँ पर, ये कुछ स्टेप जैसा बन गया ना, सीढ़ी जैसा बन गया। तो इसलिए इस फंक्शन का और एक नाम भी है, इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का और एक नाम है ये, ठीक है, स्टेप फंक्शन। तो ये इसका ग्राफ है। अब इसने एक्स एक्सिस पर क्या कवर किया, सिमिलरली यहां से आएंगे, ठीक है, इस टाइप का, इस टाइप का आएंगे। तो इसने एक्स एक्सिस को तो पूरा कवर कर लिया, तो इसका डोमेन हो गया रियल नंबर। वाई एक्सिस पर ये खाली एक ही नंबर को कवर कर रहा है, यहाँ पर 1 2 को कवर किया, 3 को कवर किया, इनके बीच के हिस्से को कवर नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इसका रेंज हो गया सिर्फ इंटीजर, सिर्फ इंटीजर। तो ये ख्याल रखेंगे। तो ये था कुछ टाइप्स किसके, फंक्शंस के। ये चंद बातें आप याद रखेंगे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया मुझे लगता है, तो बाकी जो नेक्स्ट इसके बाद एक एक्सरसाइज आता है वो हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसमें अगर किसी जगह कुछ परेशानी आती है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि किस पॉइंट पर आपको हॉटस्पॉट लगता है, वहाँ पर हम फिर आपको रिपीट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।